हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों ने यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छे से की होंगी, लेकिन क्या हो कि इस तैयारी को थोड़ी सी रिवीजन की पॉलिश मिल जाए और वो भी ऐसे क्वेश्चंस के साथ में जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए और आप इन क्वेश्चंस को देख के बल्ले बल्ले हो जाए। तो इसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर मैं पूरे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको एनालाइज करके मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस चुन के लाई हूँ जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। और इस सेशन के अंदर में हम कुछ ट्रिक्स भी देखने वाले हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कम समय के अंदर में ट्रिक्स के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इस सेशन को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और भर भर के कमेंट में आप सभी लोगों का प्यार जरूर देना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में, जहां पे बोला है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु के ऊपर में एक वस्तु को वो 650 पर बेच रहा है और 25% का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर में हम पूरी मेथड लगाने से अच्छा हम ये देखेंगे कि 65 जो है ये किसका मल्टीपल में आता है। तो 13 गुणा में 5 आपका 65 होता है और 0 है तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे। उसी तरह से 25% का मतलब होता है 1/4। हो ना हो आपकी संख्या कोई ऐसी होगी जो 13 से भी कटने वाली होंगी, जो 5 से भी कटने वाली होंगी और जो साथ ही साथ में 4 से भी कटने वाली होंगी। अब अगर 5 से हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी का नियम देखें तो 5 बोलता है कि मुझे आखिरी में 0 या 5 चाहिए, तो हर एक संख्या किस में है 4 के, इसमें अंत के 2 जो डिजिट्स होते हैं वो 4 से डिवाइड होने वाले होने चाहिए। यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपकी 4 से कटने वाली है, बाकी ये नहीं कटेगी और ये नहीं कटेगी। उसके बाद में 13 के लिए आपको चेक करना है कि जो कट रही है 4 से उसमें से 13 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है। तो 13 चौके 52 आपको इसी पर मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया है और हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया है। तो उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो में लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि कैसे आपको ट्रिक्स लग रही है सेशन में। नेक्स्ट आपके पास में बोला गया है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 2/9 और 7/9 के माध्यम में नहीं आती है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 1/9 जो है ये 2/9 के पहले आता है, तो यही वो संख्या है जो माध्यम में नहीं आती है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये सारी संख्या जो है इसके माध्यम में आती है। 2/9 के पहले 1/9 है तो जाहिर सी बात है उसके माध्य के अंदर में बीच में नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा। तो 1/9 आपका जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूल कर भी हम ये ना सोचे कि 1/3 हो सकता है क्योंकि वो छोटा है ना। 1/3 आपके इसके अंदर में आता है, किस तरीके से आएगा अगर आप यहाँ पे देखें 2/9 हो जाएगा, 3/9 होगा, 4/9 होगा, ठीक है, 5/9 होगा और 6/9 होगा एंड देन आफ्टर आपके पास में आता है 7/9। 3/9 को अगर आप सॉल्व करें तो 1/3 आता है, 6/9 को सॉल्व करेंगे 2/3 आता है और उसके बाद में यहाँ पे 5/9 तो है ही। तो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या इसके बीच में आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। आपको बोला गया है 2020 में मोहन का वेतन जो है 1,62,000 है। वर्ष 2018 में उसका वेतन प्रति वर्ष 20% और 12.5% से बढ़ गया है। तो वर्ष 2018 में उसका वेतन कितना था, यानी कि प्रारंभिक आपको वेतन बताना है कि कितना था। अगर आप यहाँ से ओल्ड और न्यू वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि जो चीज पहले 5 थी वो बढ़कर 6 हो गई है। 12% का मतलब होता है 1/8, यानी कि जो चीज पहले 8 थी वो बढ़कर 9 हो गई है। अगर आप इसमें इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 40, यहाँ पर आ जाता है 54। ये लास्ट वाला आपको दिया हुआ है कितना है, 1,62,000 है। तो आपको बताना है कि पहले वाला कितना होगा। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करने से अच्छा हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 9 है, यहाँ पर क्या है, 9 है। तो आने वाली संख्या हो सकता हो ना हो 9 का मल्टीपल होंगी, या तो फिर एक ऐसी 9 के जो गुणनखंड होते हैं 3 गुणा में 3 जो इनके गुणनखंड होते हैं उसके मल्टीपल में आ रही होंगी। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि 3 के मल्टीपल में कौन सी संख्या आ रही है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पे जहां पे 3 या 3 का गुणज बन रहा है हम उसको काटते चलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 और 1 6 और 1 7, ये 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। 2 और 1 3 ये आ रहा है। 5 और 2 7 और 1 8 नहीं आ रहा है। 3 और 1 4 नहीं आ रहा है। तो आपके पास में एक ही नंबर बचा है जो 3 के मल्टीपल में आ रहा है। इसका मतलब 2018 के अंदर में जो रोहन की सैलरी वो कितनी होंगी, 1,20,000 होंगी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 1,62,000 हो गई है। तो यहाँ पर आप बिना सॉल्व करे आंसर निकाल रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। चलिए ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं। नेक्स्ट में बोला है स्कूल की एक कक्षा में 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। हमेशा आपको पता है कि फ्रैक्शन के अंदर में जो नीचे वाला पार्ट होता है ये पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है, इसे हम बेस या आधार बोलते हैं। तो इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों होंगे। जहां पर में 2 आपके लिए बोला है कि गर्ल्स है, तो बचे हुए जो 5 है वो कौन होंगे, बॉयज होंगे। अब इन्हीं बॉयज की संख्या कितनी दी है आपको, 560 दी है, यानी कि 5 का मतलब 560 हो रहा है। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 112। हमें चाहिए लड़कियां, लड़कियां कितनी है, 2, 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 224, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ से
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। आपको बोला है विनय क्या कर रहा है, एक घड़ी कितने में बेच रहा है, एक घड़ी वो बेच रहा है 75 रुपए में, और ये बेचने के बाद में उसे क्या हो रहा है, लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो घड़ी की जो लागत मूल्य है ये आपको निकालना है। अब यहाँ से अगर आप नोट करें कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट सेम है, सेलिंग प्राइस भी 75 है, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉस्ट प्राइस होंगी वो कम होंगी, 75 से भी कम होंगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ये 150, 175 ये तो हो ही नहीं सकते आपके ऑप्शन, है ना? कॉस्ट प्राइस आपकी बड़ी नहीं हो सकती, छोटी ही होंगी। अगर मैं सबसे छोटी वाली कॉस्ट प्राइस से शुरू करती हूँ, यानी कि कॉस्ट प्राइस को अगर मैंने 50 मान लिया है, तो प्रॉफिट भी उसको उतना ही हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। 50% का मतलब होता है यहाँ से 1/2, यानी कि जो वस्तु पहले आपकी 2 की थी, 1 का लाभ होने पर वो आपने बेची कितने में है, 3 रुपए में बेची है। कितने में बेची है, 3 रुपए में बेची है, यानी कि 3/2 अगर आप इसका ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाता है 75, यानी कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस होंगी, वो कितनी होंगी यहाँ से 50 ही होंगी। कितनी होंगी? 50 ही होंगी। बात समझ में आ गई है? तो आप यहाँ पर में कम समय में सॉल्व कर सकते हैं कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स को यूज़ करके। नेक्स्ट में बोला गया है कि 10 दर्जन की दर से अगर केले खरीदकर 12 रुपए के 10 केले बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पे आपको आर्टिकल और प्राइस वाला कांसेप्ट लगाना है। यानी कि 12 केले आपने 10 रुपए में खरीदे हैं और फिर आपने क्या किया है, 12 केले जो 12 रुपए में आपने कितने केले बेचे हैं? 10 केले बेचे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा। 100 रुपए की चीज़ खरीदी थी, 144 में बेची है, लाभ कितने का हुआ है? 44 का लाभ हुआ है। और जो लाभ या हानि अगर आपकी 100 के ऊपर में हो रही है, तो प्रतिशत के अंदर में भी वही मान आ जाता है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई है बात यहाँ तक? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर में बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि 25 कर्मचारियों का औसत वेतन 42,000 है, 5 कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं और नया औसत जो है 40,000 हो जाता है। नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात करिए। अब देखो अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत बड़ी सी मेथड हो जाएगी। हम यहाँ पर में एक क्विक फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। जो नया एवरेज हमारा रहेगा, ठीक है, न्यू एवरेज जो हमारा रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो पुराना एवरेज हमारे पास में कितना था, 42,000 का था, इसमें क्या हुआ है, 25 में से 5 कर्मचारी चले गए हैं, तो यानी कर्मचारी कितने बचे हैं, 20 बचे हैं। ये 5 कर्मचारी चले जाने की वजह से औसत कितना घटा है आपका, 42 से कितना हो गया है 40, यानी कितना घटाया है, 20,000 घटा है। और ये किसकी वजह से हुआ है, 5 कर्मचारी की वजह से हुआ है। तो 5 से अगर आप काटा-पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 42,000 प्लस आप कितना कर देंगे, 8,000 कर देंगे, यानी कि जो औसत वेतन आ रहा होगा, अब वो कितना आ रहा होगा, 50,000 आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर आप बेसिक से करते तो बहुत लंबा चौड़ा होता, लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद और समझ लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। आपको बोला है कि 30 ऑब्जर्वेशन जो है उनका एवरेज कितना है, 56 है। इसमें से अगर एक ऑब्जर्वेशन को हमने गलत पढ़ लिया, हमने पढ़ना था यहाँ पर में 27, लेकिन हमने क्या पढ़ लिया है, 72 पढ़ लिया है, यानी कि हमने कितना ज्यादा पढ़ा है, कितना ज्यादा पढ़ा है हमने यहाँ पर में 45 ज्यादा पढ़ा है। अगर हम ये 45 ज्यादा नहीं पढ़ते तो हमारा एवरेज सही आता, और हमें क्या निकालना है, सही वाला एवरेज निकालना है, यानी कि 45 ज्यादा नहीं पढ़ते तो हमें इसको घटाना पड़ेगा, जब घटाएंगे तभी सही वेतन आएगा। अब ये जो हमने 45 ज्यादा पढ़ा है, ये 30 ऑब्जर्वेशन के लिए पढ़ा है, यानी कि यहाँ पर में कितना आएगा आपका 1.5 आएगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, ये जो 1.5 आ रहा है ये हमें हर एक किस में से घटाना होगा। तो आपका जो औसत है 56, इसमें से अगर मैंने 1.5 घटा दिया, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 54.5 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हमने ज्यादा पढ़ लिया है इसलिए हमें घटाना पड़ेगा, और वहीं अगर हमने कम पढ़ा होता तो हम यहाँ पे जोड़ देते। क्लियर हो गया यहाँ से? तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 54.5, ये आपका क्या होगा, करेक्ट एवरेज होगा। उसके बाद में बोला गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में तथा बी जो है 20 दिन में पूरा करता है, दोनों 6 दिन साथ काम करते हैं, शेष कार्य सी जो है 4 दिन में पूरा करता है, सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें, जो ए है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा, 60। 15 जो है 4 बार में 60 बनाएगा, 20 जो है 3 बार में 60 बनाएगा। अब जब ये दोनों ने 6 दिन साथ में काम किया है, तो दोनों की स्पीड भी आ गई होंगी। दोनों की स्पीड कितने की होंगी, 7 की। कितने दिन काम किया है, 6 दिन, यानी कि कुल मिला के काम कितना हुआ है, 42। तो 60 में से 42 काम हो गया है, बचा कितना काम है आपके पास में, 18 काम बचा है। और यहाँ पे क्या बोला है कि सी क्या करता है, इस बचे हुए काम को 4 दिन में पूरा करता है।
4 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। तो आपको बोला है सी अकेला पूरा काम कितने कार्य में करेगा, यानी कि एक काम करने के लिए उसको कितना समय लगता है, 4/18 दिन लगते हैं। और इसे कार्य पूरा कितना करना है, 60 कार्य पूरा करना है, यानी कि 60 काम करने के लिए कितना लगेंगे दिन, ठीक है। 4/18 हो गए, गुणा में कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, यहाँ से आ जाएंगे डेज। अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 3 सा कितना हो जाएगा 18, 6 10 सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा आपका 13 सही 1/3 दिन लगने वाले हैं। सी को अकेला कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 13 सही 1/3 दिन लगेंगे। समझ में आ गया है? इतना मुश्किल सा क्वेश्चन कितने जल्दी हमने आसानी से सॉल्व किया है। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरह का अप्रोच रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर बढ़ते हैं। आपको बोला है ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। ए जो है किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है और वह 6 दिन काम करके चला जाता है। ए क्या कर रहा है, 6 दिन काम करके चले जा रहा है। बचा हुआ काम जो है बी 8 दिनों में पूरा करता है। ए जो है 18 काम कर रहा है और उसने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम कर किया है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, स्पीड कितनी की होगी, 3 की स्पीड होगी, ठीक है। अब बोला गया है कि शेष कार्य बी क्या कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। शेष कार्य जो है बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, बी जो है 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, बी जो है अकेला पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर में आप किस तरीके से निकालेंगे, 8 दिन में पूरा कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो इस किस तरह से निकालेंगे इसको, यहाँ पर मैं ध्यान दूं। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि एक काम को ए कितने दिन लगा रहा है, 18 दिन लगा रहा है। उसने क्या किया है, 6 दिन काम किया है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कि एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा, तो 1/18 काम किया होगा। लेकिन यहाँ पे ए ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन। 6/18 यानी कि कितना आ जा रहा है, 1/3 आ जा रहा है। तो 3 में से ए ने कितना काम किया है, एक काम किया है। 3 में से ए ने कितना काम किया है, एक काम किया है। बचा हुआ काम कितना है, 2/3 है। बचा हुआ काम कितना है, 2/3 है। और इस 2/3 को काम करने के लिए बी ने कितना समय लगाया है, यहाँ पे 8 दिन का समय लगाया है। तो बोला है बी अकेला, यानी कि एक काम करने के लिए बी कितना समय लगाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू में 8 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि बी को कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। बात सभी को समझ आई है, बात सभी को समझ में आई है। देख लीजिए, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एक काम जो है ए क्या कर रहा है, 18 दिनों में पूरा कर रहा है। तो मैंने निकाला कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा, तो 1/18 काम करना होगा। ए ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। तो 6 दिन काम उसने किया है, तो कितना काम कर लिया है उसने, 1/3 काम कर लिया है। नीचे की वैल्यू हमेशा पूरी होती है। तो 3 में से ए ने क्या किया है, 3 में से ए ने क्या किया है, एक काम कर लिया है। तो बचा हुआ काम किसने किया है, बी ने। तो बचा हुआ काम कितना था, 2। 3 में से 2 काम बचा हुआ था। ये 3 में से 2 काम बचा हुआ बी ने क्या किया है, उसको 8 दिन में पूरा किया है। तो हमें पूछा गया था बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि एक काम के लिए बी अकेला कितना दिन लगाएगा, 12 दिन लगाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ने के लिए आप लोगों को पार्ट 2 जरूर देखना है। तो ये था यहाँ तक के जहाँ पे हमने इजी टू मॉडरेट वाले लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया है। और अगर आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप पार्ट 2 बिल्कुल देखेंगे। और ये वीडियो को कैसी लगी है, इसके अंदर में ट्रिक्स आपको कैसे लगी है, तो कमेंट में जरूर करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।